तो नाउ स्टार्ट ऑर्गेनिक। और हम आपको ऑक्सीडेशन कल टीच किए थे हमने। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। बिना देखे आप लिखोगे हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, इसका आप प्रोडक्ट लिखोगे C डबल बॉन्ड C CH3 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 और CH3 सेम टू सेम है। नेक्स्ट है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। चारों का प्रोडक्ट लिखो आप 1 2 3 4। चार का प्रोडक्ट लिखो आप। फर्स्ट में बताओ क्या आएगा। फर्स्ट में बताओ क्या आएगा। पहले में बताओ क्या आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, CO2H2O, क्या क्या आएगा। एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज कराओ जब तक के हॉट कंसंट्रेटेड में लास्ट तक लेके जाना है आपको। फर्दर ऑक्सीडाइज कराओ। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनता है। मेरे को पहले एक दो क्वेश्चन का आंसर दो। 1 डिग्री पहले बनाना छोड़ दो, एक दो क्वेश्चन का आंसर दो। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्रणव, अश्विनी, एल्डिहाइड में। बाकी एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में। क्या कार्बोक्सिलिक फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। क्या कार्बोक्सिलिक फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, नहीं। लेकिन एक ऑक्सीडाइज होता है, वो कौन है जो कार्बोक्सिलिक में एक ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो कौन सा ऐसा है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है, बरोबर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। क्या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। क्या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, नहीं, बरोबर है। क्या 3 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल को क्या हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हॉट KMnO4 दिया जाए तो आपको लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। आपको बीच में छोड़ नहीं देना है क्योंकि ये स्ट्रांग है, माइल्ड नहीं है, बरोबर है। तो जैसे आप इसमें बोले कि सर एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करो, फर्दर करो, या ऑप्शन देख के हमें समझ में आता है। तो फर्दर ऑक्सीडाइज करो, तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, आगे लिखो क्या बनेगा। आगे लिखो उसमें क्या बनेगा। तो
एक ऑक्सीडाइज जब होगा तो ये हॉट है, कि इसको हॉट में क्या कर देना है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना है, उसको वहीं से पूरा तोड़ देना है, क्योंकि ये स्ट्रांग है, वहां पर OH लगाना भी नहीं है, तुरंत वहां पर क्या कर देना है, तोड़ देना है। CH3CH और यहां लगा देना है OH और यहां लगा देना है OH। जितना डबल बॉन्ड है तो 2 OH लगा दो। अच्छा, दोनों पार्ट सेम होंगे, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होंगे, तो ट्वाइस मिलेगा। हमने कल सिखाया था आपको कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो यहां से वाटर निकाल दो, ये क्या बन जाएगा, CH3C और ये डबल बॉन्ड का रूप ले लेगा और यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। लेकिन ये अभी रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, तो फिर से हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन जब हम करवाएंगे एल्डिहाइड का, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। तो नाउ फर्दर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक, यहां आकर रुक जाएगा ये, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक होगा इसमें, और ये 2 टाइम्स मिलेगा, मतलब ये भी 2 टाइम्स होगा और ये भी 2 टाइम्स होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ सेकंड में क्या मिलेगा, सेकंड में ऑप्शन में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रणव पाटिल का आंसर सही आया, सेकंड में। बाकी हाँ, निकिता का भी सही है, बरोबर है। यहां से इसको याद रखना कि MnO4 टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है, बिल्कुल सेपरेट कर देगा उसको, चाहे वो रिंग क्यों ना हो, बिल्कुल वहां से तोड़ ताड़ देता हो। तो यहां से हम क्या कर देंगे, C। अब मैंने क्या सिखाया आपको, जो सिखाया उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, कुछ दिन में भूल जाओगे। जो 2 बॉन्ड टूटा है तो 2 OH लगा देंगे। अच्छा, ये 2 टाइम्स होगा क्योंकि ये और ये सिमिलर है। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, वाटर निकाल देते हैं, लिख भी लेना, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, 2 OH या 3 OH, तो ये निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ दोनों तरफ कार्बन है तो ये कीटोन का रूप ले लेगा। हम कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो हमारा आंसर कीटोन ही होगा, हमारा आंसर कीटोन ही होगा। ठीक है, अब इसमें बनाओ, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ये भी हॉट कंसंट्रेटेड है, क्या बनेगा इसमें, हॉट कंसंट्रेटेड, इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, क्या बनेगा। और लास्ट तक कराना है आपको, तोड़ दो इसको, रिंग को, पूरा रिंग को ब्रेक कर दो पूरा, जहां से बॉन्ड लगा है, जैसे यहां तोड़े वहां यहां भी तोड़ो, पूरा रिंग को ओपन कर दो, रिंग को ओपन कर दो पूरा। अब बताओ क्या बनेगा, रिंग को ओपन करो और जो बताया वो करो, OH OH लगाओ, रिंग ओपन हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब यहां क्या लगेगा, कितना OH लगेगा, 2 OH लगेगा। यहां कितना OH लगेगा, 2 OH लगेगा। वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड O और H। अभी अभी रुकेगा नहीं, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट। आवर फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक। हेक्स 1 2 3 4 5 6 होगा ना, 1 7 नहीं होगा, सोहम 6 पर है, 7वां कहां से ला दिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है तो 7 कहां से है, गलती से लिख। तो इसका नाम हो जाएगा 1,7 या हेक्सेन 1,7 डाइओइक एसिड। तो समझ में आया क्या करना है,
रिंग को तोड़ कर देना है, पूरा रिंग टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये जहां से डबल बॉन्ड लगा रहेगा वहीं से टुकड़े टुकड़े। अब इसमें बताओ क्या होगा, डाइल्यूट KMnO4 क्या है, दोनों को बस रिएजेंट चेंज किया गया है, क्या हो जाएगा इसमें, बताओ इसमें क्या बनेगा। इसमें सिंपल सा कर देना है, OH को हटाना है, वहां क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड को हटाना है, वहां OH लगा देना है, और वो भी कैसा, एडिशन, दोनों एक साइड होना चाहिए। साइक्लोहेक्स, हाँ सिस साइक्लोहेक्स 1,2 डाइऑल, सिस साइक्लोहेक्स 1,2 डाइऑल, बरोबर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इसको टुकड़े टुकड़े तोड़ देना है और इसमें OH लगाना है। अब कर लोगे ना आगे क्वेश्चन, चलो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में KMnO4 हमने टीच किया था, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। एक इसको बेयर भी बोलते हैं, और ये टेस्ट भी, डबल बॉन्ड का टेस्ट भी देता है, ये पिंक कलर से ब्राउन कलर हो जाता है जब डबल बॉन्ड टूटता है। तो KMnO4 जिसके वजह से वो पिंक कलर था, KMnO4 की वजह से पिंक कलर था, जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक लाइन लिख भी लेना नोट डाल के, Bayer reagent is also used as a Bayer reagent is also used as a Bayer reagent is also used as a testing of unsaturated hydrocarbon, testing of unsaturated hydrocarbon, testing of unsaturated hydrocarbon, टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे टेस्ट करता है, अगर कंपाउंड मान लो हमें चेक करना है कि डबल है कि ट्रिपल है, तो हम उसमें KMnO4 डाल देंगे। KMnO4 का कलर होता है पिंक, जब वो रिएक्शन करेगा तो वो उसका कलर डिसअपियर हो जाता है। अगर वो एल्केन है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो रिएक्शन नहीं देगा, वो जब रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हम ऑक्सीडेशन देखो इसी में पढ़ रहे हैं, एल्केन का ऑक्सीडेशन बहुत रेयर होता है, एल्केन अक्सर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इससे पहले टॉपिक देखे होंगे, एल्केन में ऑक्सीडेशन हम नहीं पढ़ा करते थे, इस टॉपिक में हम एल्कीन में हम स्टार्ट किए ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एल्केन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब रिएक्शन में KMnO4 का रिएक्शन अगर होगा, अगर एल्केन है और यहां बेयर रिएजेंट है, बेयर रिएजेंट है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। जबकि एल्कीन और एल्काइन दोनों को अगर हम बेयर रिएजेंट से हम ट्रीट कराते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, पिंक कलर होता है। और जब ये हो जाता है, ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये KMnO4 कहीं ना कहीं से रिएक्शन किया है, ठीक है, और वो रिएक्शन करने के बाद अपना कलर क्या कर दिया है, हटा दिया है। मतलब रिएक्शन करने के बाद ये अपना कलर हट गया है, पिंक कलर डिसअपियर हो गया है। तो हम समझ जाते हैं कि वो कंपाउंड में कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये बात को हम पता नहीं लगाते हैं कि डबल है कि ट्रिपल है, लेकिन इस बात को जरूर पता लगा लेते हैं कि वो कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है। एक तरह का टेस्टिंग भी होता है। एक और टेस्ट होता है Br2 और CCl4 वाला पे, तो वहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन अब आपको KMnO4 वाला और एल्डिहाइड, सॉरी KMnO4 वाला बता दिया और डाइल्यूट और हॉट दोनों बता दिया। अब नेक्स्ट जो हम ऑक्सीडेशन आपको टीच करेंगे, ठीक है, एक दो और है तो आप लिख लो। ऑक्सीडेशन बाई ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीडेशन बाई ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OSO4,
ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये आर है। अगर हम यहाँ रिएक्शन करवाते हैं ओ एस डबल बॉन्ड ओ, ये इसका याद होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है ऑस्मियम का। पूरे इनऑर्गेनिक में ऑस्मियम, जेनॉन और रुथनियम तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यही है वो ऑस्मियम OSO4 बनाता है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आता है इसका। अब जब ये इसके साथ ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको, ये पहले मैं एक बीच में लिख भी दे रहा हूं क्या बनेगा, अदरवाइज बीच में हमें इंटरमीडिएट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये आर, इससे हमें समझ में आ जाता है थोड़ा सा कि जो अटैकिंग होगा OH का वो किस साइड लगेगा। तो OS डबल बॉन्ड O और यहां से O एक जुड़ता है, ठीक है, O यहां से एक जुड़ेगा और यहां से एक O जुड़ेगा। अब क्या होगा, इसके अंदर फिर से H2O होता है, H2O होता है और Na2SO3 होता है, ठीक है, या H2O2 होता है, दोनों में से कोई रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मिक ईथर, ऑस्मिक ईथर इसको नाम देते हैं हम। अब ये जब रिएक्शन करेगा यहां से आगे तो ये बन जाएगा RCH और OH और ये CH और ये OH, यानी कहीं ना कहीं ये भी इतना ही रिएक्शन देगा, यानी एल्कीन विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। और ये देखो सीन एडिशन है, ये दोनों जो OH है एक तरफ जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जुड़ना होगा तो दोनों एक साइड से जुड़ेगा, ये सीन एडिशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडाइज करके एल्कीन विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, इसको ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। जब एक दूसरे के आजू बाजू में OH रहता है उसको ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना, अगर सिस है तो यहां पर मीजो बनाएगा, और जब ट्रांस है तो D और L रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आप मेरे को बताओ इसका OSO4 और H2O2, मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये सेम रीजेंट है, दोनों का प्रोडक्ट लिखो क्या होगा। हो गया प्रोडक्ट, साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइऑल। तो इसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा दोनों एक ही साइड रहेगा ना, दोनों OH जो जुड़ेगा सीन एडिशन है, ठीक है, सीन एडिशन है, एडिशन ही है ना, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर OH दोनों एक ही साइड लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, मीजो बना है। देखो इसको ऊपर लिख दो, इसको इधर से कट करोगे तो जस्ट इसके ये सिमिलर मिलेगा। दिस वन इज मीजो। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 2, 1 2 1 2 3 4 होगा, अहमद अली। साइक्लोहेक्स
इसका नाम लिख के भेज दो। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 2,3 सॉरी 3,4 डाइऑल, और ये मीजो बनाएगा। अब देखो यहां पर मैंने सिस लिया है, दिस वन इज सिस, ये सिस है, सिस है इसलिए मीजो बनाएगा। और ये देखो ट्रांस है, दिस वन इज ट्रांस, ये दोनों ग्रुप जो है वो अलग अलग साइड है, ये ट्रांस है। तो ट्रांस क्या बनाएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ट्रांस जो बनाएगा यहां से, अब दोनों पे क्या कर देना है, नॉर्मल सा हमें, एक हमें OH ऊपर लिखना है और एक हमें OH नीचे लिखना है, इसमें अलग अलग देगा, एक हमें OH ऊपर लिखना है और एक OH हमें नीचे लिखना है, नहीं तो इसमें बनेगा D और L रेशमिक। तो ट्रांस जो है वो रेशमिक बनाएगा और सिस जो है वो मीजो बनाएगा। सिस विल फॉर्म मीजो एंड ट्रांस विल फॉर्म रेशमिक। हो गया ये। तो ऑस्मियम, तो ये कैसा आएगा, ये आपका माइल्ड में ही आएगा, OSO4 माइल्ड में ही आएगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा, क्योंकि केवल ये अल्कोहल में ही कन्वर्ट करता है, ये केवल अल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा, तो ये माइल्ड में आएगा। तो OSO4 का हो गया। तो याद रखना इसमें भी डबल बॉन्ड तोड़ के और OH लगाता है। नेक्स्ट है हमारा परऑक्सी एसिड। नेक्स्ट लिखना परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड, इससे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो वही एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 और यहां H और यहां H, ठीक है। यहां लिखा रहेगा आपका H2O2 और यहां लिखा रहेगा आपका HCOOH और लिखा रहेगा HCO3H, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो ये भी इसको ऑक्सीडाइज का काम करेगा, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो हमें ये एंटी एडिशन देता है। दोनों मतलब ये ग्रुप जो है वो आपका, मैं अगर लिखूं ऐसे, तो ये जो ग्रुप है वो एंटी एडिशन देगा, यानी ये D और L बनाएगा, ये D और L बनाएगा, यानी ये रेशमिक तैयार करेगा। तो फंक्शन तो वही है हमारा, ठीक है। रिएजेंट पहचानना कि ये अगर दे दिया जाए तो हमें OH लगाना है और एंटी एडिशन करना है, इसमें एंटी एडिशन करना है, इसमें हमें एंटी एडिशन करना है, दोनों OH अलग अलग साइड लगाना है, ठीक है। तो इसमें हमें एंटी एडिशन लगाना होगा, तो इसको आप राइट डाउन कर लेना। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां, अगर मान लो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है और हमें दिया गया है HCO3H, बस इतना ही दिया गया है, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओगे। ये मैं आपको शायद PDF में लिख के भेजा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम लिख के बोलो। यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, हो गया। अब इसको तोड़ना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसमें, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं या ऐसे लिख लो, इसमें हमें एंटी एडिशन करना है, अपोजिट साइड रखना है दोनों, तो इसमें एंटी एडिशन होगा। तो KMnO4, इसके बाद OSO4, उसके बाद पेरोक्साइड, रिएजेंट याद रखना,
और हमने पढ़ा कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड में आपका थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है, बाकी जो है वो तीनों जो है वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो थोड़ा सा बस सिन और एंटी याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन। तो फोर्थ वन राइट डाउन करना, ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इसको बोलते हैं इपो ऑक्सीडेशन। इपो ऑक्सीडेशन दैट इज नोन एज इपो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मान लो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमने रिएक्शन करवा दिया O2 से, और यहां पर हमने सिल्वर ले लिया और हमने हीट कर दिया 575 केल्विन पे। तो ये हमें नॉर्मली CH2 और CH2 हमें इपो ऑक्साइड बना देना है, इसको बोलते हैं इपो ऑक्साइड, दैट इज नोन एज इपो ऑक्साइड। ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें हमने रिएक्शन करवा दिया इससे, और यहां सिल्वर है तो इसमें हमारा जो बनेगा वो CH3CH और यहां CH2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसके बीच में इपो ऑक्साइड का फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। सिल्वर यहां कैटलिस्ट का काम करेगा। तो व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन in the presence of catalyst silver, then it form इपो ऑक्साइड। ये हमारा इपो ऑक्साइड बनता है। तो हमने कितना ऑक्सीडेशन देखा, KMnO4 का देखा, डाइल्यूट का देखा, कंसंट्रेटेड का देखा, उसके बाद KMnO4 का हमने देखे, OSO4 का देखा हमने, H2O2 का देखा और ये ऑक्सीजन का देखा। ये चार आपको ध्यान में रखना होगा। बस इसमें डिफरेंस क्या है, एक हॉट वाला अलग है, बाकी कोल्ड का OSO4 का H2O2 का प्रोडक्शन में हमें एल्कीन विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल और ये इपो ऑक्साइड बनाता है, ये हमें इपो ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर हमारा जो ऑक्सीडेशन वाला है वो हमारा समाप्त हो गया। तो हमने आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन पढ़ा दिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन पढ़ा दिया। अब इसमें रह गया है ओजोनोलाइसिस और रह गया है आपका हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन, तीन। तो हम पहले तीन उसको खत्म करते हैं, हालांकि उसका मैकेनिज्म और सब बताया हुआ है, तो उसका मैं PDF भी आपको सेंड किया हूं। अब यहां से हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अब हेडिंग होगा, लिख लो यहां पे, अब हमारा हेडिंग होगा हाइड्रोजिनेशन। तो ये मैं आपको PDF भी भेजा हूं, तो हेडिंग डालो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है। तो पहले मैं रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं। अगर मान लो हमने यहां लिखा CnH2n प्लस H2 और यहां निकेल लिख दूं या PD लिख दूं या PD लिख दूं और यहां पर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजिनेशन करवा दूं, तो दिस वन विल बी कन्वर्टेड इनटू CnH2n+2, दैट मीन्स एल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन। ये हाइड्रोजिनेशन ऑलरेडी एल्केन चैप्टर में हुआ था, क्योंकि हमने हाइड्रोजिनेशन एल्केन बनाने का प्रिपरेशन से ही सीखा था। एल्कीन से कैसे एल्केन बनता है वहां पर ही हमने सीखा था। ये एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन।
और एक पूछा जाता है एनर्जी के बारे में, कि जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है। तो पहले इसको लिख लो, फिर हम बात कर रहे हैं। किसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा और रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को पूछेगा या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछता है, दो मेन पूछता है इसमें। ये ऑलरेडी मैं वहां टीच किया था एल्केन में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूं उसका जो पहला पेज है, मतलब पहला पेज केमिकल रिएक्शन वाला, केमिकल रिएक्शन वाला पहला, वहीं पर मैं लिख के दिया हूं। तो इसमें ज्यादा भी मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बस पढ़ दे रहा हूं, तो आप पीडीएफ ओपन कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पेज देखो, मैं पढ़ रहा हूं। अब या तो पीडीएफ निकाल के सुनो, और नहीं तो सुनो, यहां पे मैं बोल रहा हूं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, ध्यान से सुनना, द एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइंस, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। आगे, इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें जो पाई बॉन्ड बना रहता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसका वैल्यू होता है अप्रॉक्स 40 किलो केल्विन। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में अप्रॉक्स 40 केल्विन लगता है, और एच बॉन्ड 104 केल्विन, क्योंकि हाइड्रोजन टूटेगा ना, याद होगा एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया था सरफेस केमिस्ट्री में, बॉन्ड टूटता है और जाके इसके साथ सरफेस के साथ क्या होता है, चिपकता है। पहले इसके सरफेस पे जाता है, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये बॉन्ड टूटता है, सेपरेट होता है, तब जाके इसके साथ चिपकता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में 104 केल्विन लगता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 CH बॉन्ड, और दो यहाँ पर CH बॉन्ड जुड़ेगा ना, जैसे मान लो यहाँ पर हमने अगर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हमने यहाँ पर निकेल PD PT कैटलिस्ट ले लिया और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवा दिया, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, पाई टूटेगा, और यहाँ आगे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी एक पाई बॉन्ड का टूटना, यहाँ एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, और एक हाइड्रोजन और CH का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ CH और CH बन रहे हैं, तो तोड़ने में तो एनर्जी लगता है और बनने में एनर्जी रिलीज होता है। तो वही बात का यहाँ कैलकुलेशन करेगा वो। द फॉर्मेशन ऑफ 2 CH बॉन्ड एवरेज वैल्यू 87 के अप्रॉक्स होता है, 87 किलो कैलोरी। नेट रिजल्टेंट इज इवोल्यूशन ऑफ अबाउट 30 केल्विन, यानी कुल मिला के पाई बॉन्ड का टूटना, इस हाइड्रोजन का टूटना, और यहां पर 2 CH बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। जब ये पूरे हम कैलकुलेशन करेंगे, इस चीज का थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे भी, तो इस पाई बॉन्ड का टूटना और इस हाइड्रोजन को टूटना और 2 नया बॉन्ड का बनना, यानी यहां से हम हीट, ये एंडोथर्मिक होगा और ये एक्सोथर्मिक होगा, ये एक्सो होगा, एक्सो होगा, क्योंकि यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और बॉन्ड फॉर्म होते समय क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा, और यह बॉन्ड ब्रेक होते समय हीट देना पड़ेगा, ये एंडो और ये एंडो। तो टोटल हम कैलकुलेशन जब करेंगे, बॉन्ड का टूटना प्लस बॉन्ड का बनना, टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद कुल मिला के -30 किलो जूल किलो कैलोरी हीट बाहर निकलता है। इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी इतना हीट बाहर निकला है, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब समझ में आ गया, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, टोटल मिला के कैलकुलेशन करते समय कितना हीट निकला। तो कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजिनेशन है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकलता है, यहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
बरोबर है क्या? मैकेनिज्म अभी हीट ऑफ कंबशन बता रहा हूँ, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अब आगे मैंने 2 रिएक्शन करा के दिया है, अब आगे पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड is in hydrogenation is called molar heat of hydrogenation। यही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का डिफिनेशन है कि यहां से हाइड्रोजिनेशन जब करवाते हैं तो यहां कुल मिला के एनर्जी रिलीज होता है, यानी हाइड्रोजिनेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों एक्सो होता है और ये दोनों एंडो होता है। अगर डेटा थोड़ा याद है तो और भी बोल सकते हैं कि इसको तोड़ने में लगभग 40 किलो जूल लगता है, किलो कैलोरी लगता है। इसको तोड़ने में लगभग हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तोड़ने में 104 लगता है और इसको बनने में इतना लगता है। तो टोटल कैलकुलेशन में हमारा -30 किलो जूल रिलीज होता है। तो जो रिलीज होगा उसी को हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आगे मैं लिखा हूं स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन। ध्यान से सुनना। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन कैन बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का कंपेयर करते हैं, जब हमें कंपेयर करना है किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो स्टेबिलिटी के बेस पे करते हैं। तो कुल मिला के दिस वन इज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस चीज को मैं आपको बताया भी था। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनाएंगे। ये वहां मैं समझाया भी था आपको। अब मान लो यहां एनर्जी है और यहां रिएक्शन हो रहा है। जितना अनस्टेबल होगा, मान लो ए है, बी है, सी है, दिस वन इज अनस्टेबल। इस तीनों में थोड़ा ये स्टेबल है और ये एनर्जी का ग्राफ है। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा ना। अच्छा मान लो 2 ही लेते हैं, एक सिस है, एक ट्रांस है, सॉरी एक ट्रांस है और एक सिस है, एक सिस है। अब ट्रांस वाला थोड़ा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा थोड़ा सा। अब क्या होगा, दोनों को जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो बनेगा तो यही ना, दोनों पे तो हाइड्रोजन ही लगेगा ना, मतलब कंपाउंड का तो नाम एक ही रहेगा ना। अब इसमें क्या ऐसा थोड़े ना बोलेंगे कि सिस है ट्रांस है, सबका नाम एक ही हो जाएगा, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन बन जाएगा दोनों। तो ये जो एनर्जी गैप आया, ये जो एनर्जी गैप आया, ये इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो तुम्हें अगर 4 ऑप्शन में दिया जाएगा तो तुम अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मैक्सिमम पूछेगा तो आप ये बताओगे कि कौन ज्यादा अनस्टेबल है। जो ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। बराबर है। अब बात रहा रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में कौन जल्दी जल्दी हाइड्रोजिनेशन करेगा। तो देखो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसे सोचेंगे, मान लो ये प्लेट है। अब इस प्लेट पे हम एक कोई चीज को, एक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना है। तो बताओ सिस जल्दी इस पे बैठेगा कि ट्रांस जल्दी बैठेगा। जैसे सिस आके इस पे जल्दी बैठेगा। जैसे एक प्लेट है हमारा, प्लेट पे ये हमने सिस ले लिया, सी और सी, ठीक है, और यहां पर हमने ट्रांस ले लिया, सी और सी, यहां हमने ट्रांस ले लिया। अब इस प्लेट पे जो निकेल का प्लेट है उस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्प्शन कराना है, एब्जॉर्प्शन। तो यहां एब्जॉर्ब करवाना है। तो मुझे बताओ सिस ज्यादा अच्छे से बैठेगा उस पे या ट्रांस अच्छे से बैठेगा, कौन जल्दी बैठेगा इस पे, किसका एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी होगा। हीट नहीं पूछ रहा हूं मैं, हीट नहीं पूछ रहा हूं, रेट पूछ रहा हूं, रेट। रेट जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कौन करेगा। जैसे मान लो यहां पर है, ये
ये मान लो दोनों सीस है। अब मुझे ये जो व्हाइट बोर्ड है वो उस पे हाइड्रोजन है, अब मुझे हाइड्रोजनेशन करवाना है, तो मैं लेके गया और उस पर चिपका दिया ऐसे, तो ये अच्छे से वहां फिट बैठ जाएगा, लेकिन ये अच्छे से फिट नहीं बैठेगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा? सीस का होगा। हीट नहीं पूछ रहा हूं, हीट इसका होगा, हीट इसका होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस का ज्यादा, सीस का ज्यादा होगा, सीस का ज्यादा होगा, क्योंकि सीस थोड़ा अनस्टेबल होगा और ये ट्रांस का कम होगा हीट। अगर हम रेट पूछे तो रेट किसका ज्यादा होगा? सीस का ज्यादा होगा ट्रांस से, क्योंकि सीस इसमें फिट बैठेगा। यानी ये जो ग्रुप आने वाला होगा ये वाला, वो बल्कि नहीं होना चाहिए। यानी इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है? एक कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है, तो इधर एक बल्किनेस आ गया है। तो बल्किनेस आने से वो सरफेस पे अच्छे से चिपकता नहीं है, इसके वजह से वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यानी जो ग्रुप वहां आना चाहिए प्लेट पे, उसका बल्किनेस कम होना चाहिए। तो बल्किनेस कम होगा तो उसमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है। तो इसको अगर हमें देखना है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, तो ग्रुप में बल्किनेस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि वो आसानी से उस प्लेट पे क्या हो जाए? बैठ जाए। अरे हाइड्रोजन उस पर चिपकेगा नहीं, लेकिन उसको जाना होगा ना, टच करना होगा ना। चिपकेगा नहीं लेकिन उसको उसके टच में आना चाहिए ना। अब मुझे बताओ कि मैं, अब ये मत बोलना कि इधर से सर जाएगा। मान लो सीस है, ब्लैक बोर्ड पे कौन अच्छे से जाएगा? मुझे यहां से मान लो एब्जॉर्ब करवाना है, तो कौन अच्छे से जाएगा? सीस जाएगा या ट्रांस जाएगा? सीस जाएगा या ट्रांस जाएगा? सीस जाएगा। तो मान लो चिपकेगा नहीं, लेकिन उसको हाइड्रोजन को क्या करना है? एब्जॉर्ब करवाना है ना, तो उसके सरफेस पे जाना पड़ेगा ना। तो जाएगा, तो उस केस में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी जो ग्रुप को ऐसे जाके यहां बैठना है, तो उस ग्रुप पे हाइड्रोजनेशन जो करेगा, तो ये ग्रुप बल्कि नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप बल्कि नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप बल्कि नहीं होना चाहिए। देखो इसमें एक ग्रुप बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, तो इसीलिए इसमें सीस का ज्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अनस्टेबिलिटी से चेक करोगे, और हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कौन फास्ट करेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब रिएक्शन करने में हीट कितना रिलीज हुआ। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बैठना चाहिए इस पे, क्लियर हो गया? तो बल्किनेस कम होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा हूं, रेजियो सेलेक्टिव। ये थोड़ा सा मैं लर्न करने के लिए लिखा हूं। सिस एल्किन को अगर सिन एडिशन देगा तो मीजो बनता है। सिस एल्किन में अगर एंटी एडिशन देगा तो रेशमिक बनता है। ट्रांस एल्किन में अगर सिन एडिशन देगा तो रेशमिक बनेगा, और ट्रांस एल्किन में एंटी एडिशन देगा तो मीजो बनेगा। देखो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रेट से कोई लेना देना नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रेट से कोई लेना देना नहीं है। रेट अलग चीज हो जाएगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अलग चीज हो जाएगा, दोनों को एक साथ कंबाइन मत करना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मीनिंग मैं अभी समझाया। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि तुम डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हो, डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हो आप, और फिर हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो? उसके ऊपर हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहे हो। तो उस बॉन्ड बनते समय, यानी कि बॉन्ड को हमने तोड़ना, फिर बॉन्ड फॉर्म करना, इसके दौरान कितना हीट रिलीज हुआ है, तो टोटल मिला के एक्सोथर्मिक है। तो जो हीट रिलीज होगा उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को ऐसे कंपेयर करना है तो कैसे करते हैं? तो जितना स्टेबल होगा वो नीचे रहेगा और अनस्टेबल वाला ऊपर रहेगा, अनस्टेबल वाला ऊपर रहेगा।
और स्टेबल वाला नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। अच्छा, इसको भी हमें क्या करवाना है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करवाना है और इसको भी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करवाना है। जल्दी और जल्दी अट्रैक्ट हो या देर से अट्रैक्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी हो वो रेट बताता है, हमें यहाँ जल्दी से कोई मतलब नहीं है, हमें हीट से मतलब है, किसमें ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो देखो ट्रांस में तो एक लेवल यहाँ है और इस लेवल पे आना है, तो इतना ही हीट वो रिलीज करेगा, क्योंकि यहां से यहां आने में यहाँ हायर एनर्जी है और यहाँ लोअर एनर्जी है, तो जब हायर से लोअर में आएगा तो हीट रिलीज करेगा, तो ट्रांस इतना ही हीट रिलीज करेगा, ये जो गैप दिख रहा है। और सिस जो है इस लेवल पे है, तो उसको आना यही है, क्योंकि वो भी एल्केन ही बनेगा, उसको आना यही है, तो ट्रांस इतना हीट रिलीज करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो इतना हीट रिलीज करेगा। ये समझ में आ गया? तो सिस इतना करेगा और ट्रांस इतना, ट्रांस इतना करेगा और सिस इतना करेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से लेना देना रेट से नहीं है, कौन फास्ट करे, जो फास्ट करेगा वही ज्यादा हीट रिलीज करेगा, ऐसा नहीं है। जो जितना अनस्टेबल होगा उतना ही उसका गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा तो उतना ही वो हीट ज्यादा रिलीज करेगा, बरोबर है, क्योंकि हायर लेवल जितना उसका एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगा उतना ही वो गैप नीचे आना होगा, तो उसको एक यहाँ पर हमें आना यहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ है, सेकंड फ्लोर से यहाँ है, तो जितना वो ऊपर रहेगा उतना ही अनस्टेबल होगा, उतना ही वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, गैप ज्यादा होगा। अच्छा, रेट से क्या लेना देना है, कौन जल्दी करेगा, तो रेट से और हीट में कोई रिलेशन नहीं है, कौन जल्दी करेगा, तो यानी यहाँ पर आके इसको यहाँ पर सरफेस पे कंबाइंड होना है, मतलब यहाँ आएगा तभी तो एब्जॉर्ब करेगा। तो सिस वाला का दोनों बल्कि ग्रुप ऊपर हो जाता है और जो छोटे छोटे दो हाइड्रोजन है वो नीचे हैं, तो आराम से आके उस पे प्लेट पे बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये छोटे छोटे ग्रुप जो है इस प्लेट पे आ जाएंगे और ये बल्किनेस ऊपर चला जाएगा। और ट्रांस में क्या होगा, ये जो होगा ये बल्कि है, तो ये थोड़ा इसको जल्दी बैठने नहीं देगा। स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का रिलेशन क्या है, दो क्या रिलेशन है। सोहम का डाउट है कि स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्या रिलेशन है, सुनो। अच्छा, ये मेरे को बताओ, कोई कंपाउंड जितना अनस्टेबल होगा उसका एनर्जी क्या होगा, लो होगा या हाई होगा, पहला क्वेश्चन। सब बताओ, अगर कोई कंपाउंड जितना अनस्टेबल होगा उसका एनर्जी हाई होगा या लो होगा, हाई होगा, होगा ना। अगर मुझे बताओ सिस में और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल कौन ज्यादा है, स्टेबल कौन ज्यादा है, ट्रांस। मुझे बताओ एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एनर्जी सिस का ज्यादा होगा या ट्रांस का ज्यादा होगा, सिस का होगा, होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही एनर्जी क्या होता है, कम होता है। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, तो या तो स्टेबिलिटी हम इससे भी बोल सकते हैं। अच्छा, सिस और ट्रांस में हमने बल्किनेस के बेसिस पे बताया है, बल्किनेस के बेसिस पे बताया है कि ये थोड़ा अनस्टेबल है और ट्रांस थोड़ा स्टेबल है, बल्किनेस के बेसिस पे बताया है ना। ये बल्कि ग्रुप एक साइड हो गए हैं। तो मुझे बताओ, अगर इस ग्राफ में यहां पर मुझे सिस लिखना होगा, ट्रांस लिखना होगा, तो मैं यहां से यहां और यहां एक यहां लिख दे रहा हूं, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ट्रांस, और यहां क्या लिखूंगा, सिस। क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है। सिस का एनर्जी ज्यादा है और ट्रांस का एनर्जी कम है ना। अब मुझे बताओ, इस दोनों को हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना है, इसमें भी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, इसमें भी होगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे,
CH3, CH2, CH2 और CH3 यही बनेंगे ना। इसमें भी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3, CH और CH और CH3, ठीक है, CH2 होगा। दोनों सेम बना कि नहीं बना। अब इसमें थोड़े ना हम बोलेंगे कि सिस और ट्रांस है, दोनों मीथेन तो प्रोपेन ब्यूटेन बना, दोनों ब्यूटेन बना, यानी दोनों को जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो दोनों ब्यूटेन ही बनेगा, यहाँ ब्यूटेन बनेगा। अब इसमें अभी अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिफिनेशन क्या दिए थे कि इसमें हीट रिलीज होता है, तो ये इस एनर्जी लेवल पे था, अब इस एनर्जी लेवल पे आ गया। तो इतना मान लो यहां पर कुछ एनर्जी लेवल था और इसने इतना आया, तो हायर से लोअर में आया तो यहां एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, होगा ना। तो यहां डेल्टा ई लिख दे रहा हूं मैं, डेल्टा E1 इतना हीट रिलीज हुआ। अच्छा ये रिलीज हुआ है, माइनस है वैल्यू। अब ये सिस जो है यहां से यहां आया, तो हायर से लोअर में आया, तो इसमें एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अब मुझे बताओ किस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, निगेटिव नहीं कंसीडर करना है, निगेटिव केवल इस बात को इंडिकेट करेगा को एक्सोथर्मिक है। तो मुझे बताओ E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, E2 ज्यादा है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब तुम जोड़ दो इसको किससे, स्टेबिलिटी से जोड़ दो, इनवर्सली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी जो स्टेबल है उसका हीट, जो स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आ रहा है, जो स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आ रहा है, यस और नो, समझ में आया। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अनस्टेबल जितना ज्यादा होगा, देखो अनस्टेबल था ये, अनस्टेबल जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अनस्टेबल हो तो हायर लेवल पर रहेगा ना, उसको आना यहां है। क्लियर हो गया ये 28 ये क्लियर हुआ सबको। अब देखो कल थोड़ा सा पढ़ के आना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 का, सॉरी Br2 का हैलोजन, तो ये मैं मैकेनिज्म बता दिया हूं, किसमें, एलिमिनेशन में, सॉरी एडिशन में, एडिशन में Br2 का मैकेनिज्म बताया हूं, जहां पर हमने बोला भी था कि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वो मैं मैकेनिज्म बताया हूं, कल थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद HCl HBr का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, HCl HBr का एडिशन, ये भी मैं मैकेनिज्म बताया हूं, इसको थोड़ा सा कल रिवाइज करवा दूंगा, ओके। उसके बाद हो जाएगा एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रोलाइसिस, यानी कल हम वाटर का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ये भी मैं मैकेनिज्म बताया हूं किसमें, एडिशन में। तो अब कहां पर रीअरेंजमेंट होगा कहां नहीं होगा सब हमने बातें किया था। उसके बाद रह जाएगा ओजोनोलाइसिस, तो हम कल फोकस मेन करेंगे ओजोनोलाइसिस पे। तो रिएक्शन थोड़ा सा पढ़ के आना घर से, Br2 का, HBr का, और एक के हमने Br2 का और वाटर का, ये तीनों ऑलरेडी हमने एडिशन में पढ़ाया हूं, एक बार जरूर रिवाइज करके आना। कल मेन हम फोकस करेंगे ओजोनोलाइसिस पे, ठीक है। और